वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉलम। कॉलम में बेसिकली जो एसएससी की जेई के स्टूडेंट है उसमें 2 नंबर का आता है मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं वो याद रखिएगा, बाकी जो लॉन्ग कट्स हैं वो तो हम बताएंगे लेकिन हम पूरे यहाँ प्रूफ नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव देना है। ठीक है, तो बात करते हैं कॉलम। जब भी आप घर पे डिजाइन करते हैं तो कॉलम का मतलब होता है कॉलम आर वर्टिकल मेंबर, हमेशा क्या होगा, वर्टिकल मेंबर होगा और हमेशा ये कंप्रेसिव लोड बियर करेगा। जब कंप्रेसिव लोड बियर करेगा, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा ओनली फॉर कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। ठीक है, अगर कंप्रेसिव लोड के बाद अगर हम बात करें कि आपका वर्टिकल जो मेंबर है वो दोनों एंड पर कैसा होगा, फिक्स होगा, दोनों एंड पर क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज एट ऑन 90 डिग्री। जो आपका कॉलम होगा वो हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगा, किसी भी एंगल पर वो नहीं होगा। अगर वो एंगल पर हो जाएगा तो वो स्ट्रक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कॉलम और वर्टिकल मेंबर, हमेशा वर्टिकल मेंबर रहेगा, कैरिंग द वर्टिकल लोड, हमेशा कैसा लगेगा, लोड हमेशा वर्टिकल ही ये कैरी करेगा। जब यहां से डब्ल्यू लग रहा है तो ये वर्टिकल कैरी करेगा और 90 डिग्री पर एक्ट होगा। हमारे पास कॉलम 3 टाइप के हैं, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम, लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम वो होता है जो फेल ड्यू टू द क्रशिंग। जैसे मान लीजिए आपकी कोई छोटी चीज है, जैसे चौक है छोटा सा, तो आप उसको क्या करोगे, इस तरीके से तोड़ोगे, लोड लगाओगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो बकल नहीं करेगा, वो तुरंत ऐसे के बैठ जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, कैसा हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। ठीक है, कुचल जाएगा पूरा। लेकिन जो इंटरमीडिएट कॉलम है वो हो सकता है कि वो क्रशिंग की वजह से फेल हो सकता है वो बकलिंग की वजह से फेल हो। ये कोई एग्जैक्ट कंडीशन इंटरमीडिएट कॉलम में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो मतलब लॉन्ग में आ जाए या फिर वो शॉर्ट में आ जाए, तो इनका कोई पैरामीटर नहीं है। उसका होता है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम फेल टू द बकलिंग। देखा होगा जैसे आपने कोई भी अगर बड़ी चीज है, अगर बड़ी चीज पर लोड लगा रहे हो तो वो क्या करेगी, वो बकल करेगी। अब बकल करेगी, जैसे मान लीजिए अगर एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि कोई भी 6 फीट हाइट का लड़का है, ठीक है, 6 से 7 फीट का हाइट का लड़का है, कोई भी बच्चा। अब उसमें क्या हुआ कि अगर वो खा पी नहीं रहा, बहुत ही कमजोर है, तो क्या होगा, वो हल्के से ऐसे बकल हो जाएगा, ऐसे ऐसे झुक जाएगा। तो वो क्या होती है, बकलिंग कंडीशन। हमेशा ये प्रैक्टिकली है कि जो लॉन्ग कॉलम होंगे वो फेल होंगे ड्यू टू बकलिंग। अब देखिए, अब यहां से अब हमने क्या किया, लोड लगाया, ये मेरा कॉलम है और यहां से मैंने लोड लगाया। जब लोड लगेंगे तो ये हल्का सा बकल करके, बहुत थोड़ा सा, ऐसा नहीं करेगा जैसे दिखा रहे हैं, ठीक है, तो समझाने के लिए ये हल्का सा बकल करके या तो इधर करेगा या इधर करेगा। जो ये बकल करेगा उसको बोलते हैं बी, बी ओ डब्ल्यू, इसको बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है वो कहता है बो कहलाता है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आता है कॉलम का ही दूसरा रूप है स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट ऑलवेज एनी एंगल, हमेशा किसी एंगल पे लगाते हैं, 30, 40, 45 जो भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो वो हमेशा वर्टिकल होगा, 90 डिग्री पर एक्ट होगा, बोथ आर एंड फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन उसमें होंगी। स्ट्रक्ट में एनी पोजीशन कोई भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, इंक्लाइन, किसी भी एंगल पे लग सकता है। जितनी भी मशीनरी होती हैं वो स्ट्रक्ट पे डिजाइन होती है। जैसे हमारा पिस्टन रॉड हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, स्क्रू पार्ट हो गया, जो भी आपकी लेथ मशीन होती है वो भी कैसी है, सारे के सब क्या होते हैं, स्ट्रक्ट होते हैं। वो किसी भी एंगल पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, मशीन नोट लिखा हुआ है, मशीन पार्ट आर डिजाइन एज ए स्ट्रक्ट एज ए एक्सियल कंप्रेसिव लोड। जितनी भी मशीनें होती हैं वो स्ट्रक्ट पर डिजाइन होती हैं और एक्सियली कंप्रेसिव लोड वियर करती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे कर, मतलब कि एक्सेल मतलब क्या होता है कि आपकी कोई छत गिर गई, तो छत पे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, अच्छा छत थोड़ी देर रोकना है, रोकने के लिए आपने क्या करा, मान लीजिए छत गिर गई आपकी, ऐसे गिर गई, तो आपने क्या करा, टेक लगा दी ऐसे करके। तो ये जो टेक लगा दी, हिंदी बोलते हैं टेक लगाना, आपने जो सपोर्ट दे दी, इसको क्या बोला हमने, स्ट्रक्ट बोला। जो स्ट्रक्ट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन हमारा जो कॉलम है 90 डिग्री पर ही एक्ट करेगा, इसके अलावा वो किसी एंगल पर नहीं जाएगा। इसके दोनों एंड फिक्स होंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, इनके दो एंड पर फ्रिक्शन लेस होगा, लोड हमेशा एक्सियल ही पास होगा। थियोरेटिकली है ये, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एक्सियल ही पास हो। इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं आगे इनकी डिटेल में सारी की सारी चीजें क्या है, डिटेल सबकी। यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो रही तो बोलो। इतना नोट हो गया सबका। चलिए आगे बात करते हैं बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड। हमेशा ध्यान रखिएगा, बकलिंग लोड या क्रिपलिंग लोड या क्रिटिकल लोड, ये तीनों बातें एक ही हैं। चाहे उसको बकलिंग बोलो लोड या क्रिपलिंग या क्रिटिकल लोड,
वो लोड होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो कॉलम है वो हमेशा मान लीजिए कि 20 किलो न्यूटन का लोड वियर कर सकता है। अब आपने क्या किया, कॉलम के ऊपर 20 किलो न्यूटन अप्लाई कर दिया, तो वो लोड क्या हो गया, वो क्रिटिकल लोड हो गया। अगर आपने 20 से ज्यादा अप्लाई किया, वो या तो बकल करेगा या क्रशिंग करेगा। तो लोड इज ग्रेजुअली इंक्रीज, द कॉलम विल रीच ए स्टेज व्हेन इट विल स्टार्ट द बकलिंग। एक स्टेज पर पहुंच जाएगा, उसके बाद वो बकलिंग कर जाएगा। ठीक है, तो बकलिंग अबाउट द एक्सिस हैव मिनिमम रेडियस ऑफ द गायरेशन। अब ये क्या होता है, मिनिमम रेडियस है लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ द गायरेशन या लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कोई भी बॉडी है, हम एग्जाम्पल इसका ले रहे हैं, रेडियस ऑफ द गायरेशन एक बॉडी है, और कोई भी टेढ़ी मेढ़ी बॉडी है, ठीक है, वेज शेप की बॉडी है, इसमें बहुत सारे मासेस हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मासेस से मिलकर बनी हुई है। जैसे हमने इसको बोल दिया M1, इसको बोल दिया M2, इसको बोल दिया M3, इसको बोल दिया M4, इसको बोल दिया M5, इसको बोल दिया M6, ऐसी M7, बहुत सारी बॉडी है। और यहां से जो रेडियस है वो R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है, इसकी रेडियस R4 है, ऐसे ही R5 है, ठीक है, ऐसे R6, ऐसे बहुत सारे बॉडी होंगे। ठीक है, तो कोई बॉडी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट मासेस से मिलकर बनी हुई है। चलिए बात समझ में आ गई। अब हम बोलते हैं कि रेडियस ऑफ द डायरेक्शन होता क्या है, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, कि जो आर्बिट्री शेप की बॉडी है, कि एक ऐसा सेंटर होगा किसी बॉडी के अंदर जहां पर पूरा का पूरा मास उसका एक्ट कर रहा है, जैसे हमने कैपिटल एम ले लिया। बात समझ में आई, कि कोई बॉडी का पूरा बॉडी में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर पूरी बॉडी का मास एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, और वहां से हम बोल देते हैं उसको, ये डिस्टेंस क्या है, के, यानी कि रेडियस ऑफ द गायरेशन। इस रेडियस ऑफ द गायरेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। मतलब अगर हम बात करें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई जितनी दूरी ज्यादा होगी, आई इज इक्वल टू mr², ठीक है, अगर रेडियस ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा है, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर से हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इस आर की जगह पर ए के, इसकी जगह पर हमको ये ले लेते हैं, और एन की जगह पर हम इसको एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। अब ये जो है मोमेंट, लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रेडिएशन पर, जिसको हमने बोला के, रेडियस ऑफ द गायरेशन, कि पूरी बॉडी का जो मास है वो कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो एक्ट कर रहा है, कितनी दूरी पर, के दूरी पर। अब के क्या है, रेडियस ऑफ द गायरेशन। इस दूरी पर बॉडी क्या है, सबसे कम मूवमेंट ले पाएगी, इसी को बोलते हैं लीस्ट रेडियस या लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ द गायरेशन। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी को हम सिलेंडरनेस रेशियो में यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सेफ लोड इज अ बकलिंग लोड डिवाइडर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एसएससी ने कई बार पूछा ये। ठीक है, सेफ लोड क्या होता है, जो भी बकलिंग लोड है वही सेक्टर फैक्ट्री से डिवाइड कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, सेफ लोड बन जाएगा। उसके बाद सिलेंडर रेशियो या बकलिंग फैक्टर, दोनों एक ही बात है, कभी कभी नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये बात एक ही जैसी है, सिलेंडर रेशियो या बकलिंग लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको कैसे नोट करते हैं, लैम्डा से। ये होता है इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द गायरेशन। अब इफेक्टिव लेंथ क्या होती है भाई, जैसे मान लो कि हमारे पास कॉलम है और हमने उस पर लोड लगाया, ठीक है, अब लोड लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से आया। अब ये जो पूरी लेंथ हो गई क्या, इफेक्टिव लेंथ। अब देखा कहीं कहीं कैसा क्या है, फिक्स एंड में यहां कर दे रहा हूं, कहीं पर क्या हो रहा है, फिक्स, ये है इस तरीके से कॉलम है, तो अब क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो जो इसको चाहे ये कह सकते हो अनसपोर्टेड लेंथ, ये क्या हुआ, इफेक्टिव लेंथ। इसको भी कह सकते हो इफेक्टिव लेंथ को अनसपोर्टेड लेंथ, अनसपोर्टेड लेंथ बोल सकते हो। बात क्लियर हुई, अनसपोर्टेड लेंथ बोल सकते हो, कि जो लेंथ है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। देखो यहाँ पे ये इतना हिस्सा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहां से लेके यहां तक ये दूरी बन गई, यानी कि ये कर्व आ गया, और कर्व आने का मतलब इफेक्टिव लेंथ हो गई, मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी सहायता नहीं कर रही है, इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ या अनसपोर्टेड लेंथ। चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई सबको, यहां तक बात क्लियर हुई सबको।
चलिए आगे बात करते हैं साइज ऑफ द कॉलम। अब साइज ऑफ द कॉलम में क्या है कि दो टी टाइप के हैं, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम। बहुत पूछता है आपसे ये। तो जो सिलेंडर रेशियो है लेस देन 32 होना चाहिए या फिर एल लेस देन 8D। ठीक है, ये हमेशा डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस वियर करेगा, या इसको बोलते हैं स्टॉकी स्ट्रट भी बोल दिया है कभी कभी। ठीक है, मीडियम कॉलम जो है, जो सिलेंडर रेशियो है 32 से 120 के बीच होना चाहिए। अगर ये पूछता है 8D से टू 30D, 8D से टू 30D के बीच होना चाहिए। ऐसी लॉन्ग कॉलम क्या है, सिलेंडर रेशियो ग्रेटर 120 या फिर 30D से ज्यादा होना चाहिए। बात खत्म हो गई। उसके बाद हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। बहुत सिंपल है, इतना याद रखिएगा, इसका कुछ नहीं पूछेगा एसएससी। उसके बाद है स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम। हम जानते हैं यूलर फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। हम जानते हैं बाई I इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहां पर पाई स्क्वायर E इंटू आई इज टू ए के स्क्वायर डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर ई ए डिवाइड बाई, इसको नीचे ले आइए, एल ई का स्क्वायर डिवाइड बाई के का स्क्वायर। तो ये बन गया E इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई, इसको चाहो तो स्टैंडर्ड रेशियो या तो लैम्डा लिख दो इसको। ठीक है, लैम्डा लिख दो, लैम्डा का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक। ई ना, ये पी होता है, पी पी, ये पी होता है। ठीक है, अब देखो, अब पी को डायरेक्टली कन्वर्ट करो ए से। अब ए के स्क्वायर ई ए है, ये ए है, ई ए। ठीक है, अब इसको यहां ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, पी अपॉन एरिया इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई लैम्डा का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, या एफ स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। अब देखो यहां पर हमने कहा है कि अगर मैं पी अपॉन एरिया इज इनवर्सली 1 अपॉन लैम्डा, अगर मैं सिलेंडर रेशियो बढ़ा रहा हूं तो मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ये मेरी बात क्लियर हुई। अगर मैं सिलेंडर रेशियो बढ़ा रहा हूं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जा रही है, यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी जब बढ़ जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कॉलम है वो मूवमेंट लेने की कंडीशन में आ गया है। अब वो कहीं ना कहीं आपका लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ना रह के वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे, ठीक है, तो क्या इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये मुझको जरूर बताइएगा। कि अगर आप किसी चीज का एरिया बढ़ा देते हैं, कॉलम का एरिया बढ़ा देते हैं, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है कि घटती है, ये जरूर बताइएगा। ठीक है, इतना नोट करिए यहां तक, इतना नोट हो गया। ठीक है, ये इससे पता लगता है कि अगर ये हमने बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, इसका मतलब ये हो गया सिलेंडर रेशियो बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जा रही है, घट जा रही है। ये चाहो लिख लो, slenderness ratio increase then load carrying capacity decrease, load carrying capacity decrease। जब आप किसी का सिलेंडर रेशियो बढ़ा देते हैं, और ये एसएससी ने बहुत पूछा है, एसएससी जेई ने बहुत बार पूछा है, सिलेंडर रेशियो जब बढ़ा देते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी क्या जाती है, घट जाती है। आईओसीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया अभी थोड़े दिन पहले। ठीक है, उसके बाद है यूलर थ्योरी। यूलर फॉर्मूला हमको पता है, ये वाला यही याद रखना है। ठीक है, यूलर थ्योरी आपको एसएससी कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछेगा किसी लॉन्ग कॉलम के लिए इस्तेमाल होती है बस। उसके बाद ये किस पर बेस्ड है, बेंडिंग स्ट्रेस थ्योरी पर बेस्ड है। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। कॉलम इनिशियली स्टेट एंड यूनिफॉर्म डायमेंशन। अगर आपका कॉलम जो है वो पूरी तरीके से स्टेट होना चाहिए और एक जैसी डायमेंशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है लोड पास एग्जैक्टली एक्सियल, मतलब आपका जो ये
लोड है, जब आप लोड दे रहे हो यहां से, तो बिल्कुल वो उसकी एक्सेस से ही पास हो। मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, परफेक्ट इलास्टिक एंड ओबे द हुक्स लॉ। मतलब मटेरियल कैसा होना चाहिए, उस पर फोर्सेस कैसे होने चाहिए, सब समान होने चाहिए और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, परफेक्ट इलास्टिक, अंडर द इलास्टिक काम करे, ऐसा ना हो इलास्टिक के बाहर काम करे, यानी कि हुक्स लॉ को वो फॉलो करे, ओबे द हुक्स लॉ को वो फॉलो करे। ठीक है, इसके जो ज्वाइंट है, मतलब जो हमारे ज्वाइंट हमने फिक्स ज्वाइंट किए हुए हैं, या हमारे पास जो भी ज्वाइंट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो फ्रैक्शन लेस होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, फ्रैक्शन लेस ज्वाइंट होने चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद है जो वेट ऑफ द कॉलम इटसेल्फ आर नेग्लेक्ट, मतलब कभी ऐसा तो होता नहीं है कि कॉलम का वेट जो है वो सेल्फ का निग्लेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमने यहां बोला है, थ्योरेटिकल बात की कि वेट ऑफ द कॉलम इटसेल्फ निग्लेक्ट, जो कॉलम का वेट है वो खुद का वो निग्लेक्ट करके चले। इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर वो वेरी ना करे, मतलब मटेरियल आपका वेरी ना करे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी ना करे, वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। यहां तक क्लियर हुआ, चलिए इतना नोट करिए सब लोग। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए सबको, चलो। चलिए कुछ केसेस जानते हैं और इनका शॉर्टकट भी जानते हैं। देखिए हमारे पास चार केसेस हैं, वन एंड हिंज, दोनों तरफ कैसा है, मेरा हिंज है, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, मतलब एक तरफ से मैंने फिक्स कर रखा है, दूसरी तरफ से मेरा कॉलम फ्री है। तीसरी बात है कि बोथ एंड फिक्स, मतलब दोनों एंड पर मेरा कॉलम कैसा है, फिक्स है। लेकिन तीसरा है वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, पहला क्या है, फिक्स है, दूसरा हिंज है। अब इनमें केसेस पूछे जाते हैं, इनकी इफेक्टिव लेंथ पूछी जाती है, इनको हमने प्रूफ नहीं किया हुआ है। तो बोला क्या है कि बोथ एंड हिंज, बोथ एंड हिंज में इफेक्टिव लेंथ और कॉलम लेंथ क्या बराबर होती है, और ये याद रखिएगा नोट करके कि यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, दोनों में जीरो होता है। ठीक है, तो लिख दिया है लेंथ ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू द इफेक्टिव लेंथ। अगर हमसे पूछे कि यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो यूलर फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अगर आपसे पूछेगा बोथ एंड हिंज का फॉर्मूला क्या है, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या पुट करेंगे, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ में क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, बात खत्म हो गई। दूसरा है वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, वन एंड फिक्स है, इसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ लेंथ पूरी दिखा दी है, ये यहां तक है, और लेंथ कितनी इफेक्टिव लेंथ 2L है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पूछा भी है, ये नोट करके लिख लीजिएगा कि इसमें मिनिमम बकलिंग होती है ऑफ दिस केस, सबसे बकलिंग कम इस केसेस में होती है, किसमें, वन एंड फिक्स में, अदर एंड फ्री में। तो अगर इसमें यूलर फॉर्मूला पूछेगा P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, तो अब आप कैसे कर पुट करोगे, इस इफेक्टिव लेंथ के यहाँ पर 12 पुट कर दोगे, यहाँ पर जो इफेक्टिव लेंथ है पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई क्या है 12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई 4L स्क्वायर। ठीक है, आ गया मिनिमम बकलिंग, यानी कि P इज इक्वल टू P यूनिवर्सली 1/4L। ठीक है, यानी कि ये जितनी वैल्यू ज्यादा है, ये उतनी वैल्यू कम होगी, उतनी ही बकलिंग कम होगी। ऐसी बात यहां से नजर आ रहा है हमको यूलर फार्मूला से। उसके बाद यहां बात करते हैं बोथ एंड फिक्स में क्या है, इसमें सबसे ज्यादा बकलिंग होगी और मिनिमम इफेक्टिव लेंथ होगी। ये इतनी सपोर्टेड है, इतनी अनसपोर्टेड है, L/2। फार्मूला पुट करिए यहां पर भी P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई, इफेक्टिव लेंथ में क्या पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गया, तो यानी कि ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वैल्यू भी ज्यादा हो गई, इसीलिए बोला मैक्सिमम बकलिंग इस कंडीशन में होगी। अब देखिए यहां पर बात करते हैं पाई स्क्वायर, हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब
पाई स्क्वायर ई आई, इफेक्टिव लेंथ क्या पुट करना है, एल अपॉन अंडर रूट 2 पुट करना है का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और अंडर रूट क्या है 2 हो जाएगा, ये 2 पर जाएगा 2 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल का स्क्वायर। बात खत्म हो गई। अब इसको याद कैसे रखना है, याद रखना है BOB से, BOBO सबको याद है बैंक ऑफ बड़ौदा से, BOBO से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये L हो गया, बोथ एंड फिक्स, ये क्या हो गया ये 2L हो गया, ये L/2 हो गया, ये L अपॉन अंडर रूट 2 हो गया। इतना फॉर्मूला याद रखिएगा, सारी चीजें बन जाएंगी और ये कुछ रटने की जरूरत नहीं, ये यहां से पता लग जाएगा, ये सारी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम, बकलिंग कहां होगी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0, क्योंकि दोनों एंड पर ये बराबर लोड लग रहा है, हमने बोल दिया यहाँ से 10-10 लोड लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट होने के चांसेस दोनों तरफ बराबर से लोड लग रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये आपको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रूफ कभी पूछा नहीं गया, बस इतनी सी बात याद रखिएगा, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके SSC हो चाहे गेट हो चाहे ES हो, सब हो जाएंगे। ठीक है, इतना नोट करिए। यहां तक किसी को पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलो। चलिए आगे बात करते हैं यूलर फार्मूला। हम बात कर चुके हैं पहले भी, यूज करते हैं क्रिटिकल लोड के लिए, बकलिंग लोड के लिए या क्रिपिंग लोड के लिए, और ये यूज होता है लॉन्ग कॉलम के लिए। फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ये कह सकते हो पाई स्क्वायर ई आई को हमेशा मिनिमम लिखिएगा क्योंकि हम मिनिमम इस्तेमाल करते हैं, LE इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें n स्क्वायर और मल्टीप्लाई, n होता है नंबर ऑफ लूप। अब देखिए नंबर ऑफ लूप का मतलब है कि कोई भी लूप इस तरीके से बन गया, दो फिक्स एंड है और लूप क्या बन गया। अब हम यहां से अगर लोड लगा रहे हैं और यहां से भी लोड लगा रहे हैं, कैरिंग कैपेसिटी, और बीच में हमने क्या लगा दिया, उसको लूप लगा दिया। अगर हम n की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई इंटू इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। अगर हम n की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं तो हो जाएगा P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई मल्टीप्लाई एन की जगह क्या होगा, 2 दूनी 4 डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि अगर दो लूप बने, अगर बीच में मैं सपोर्ट लगा दूं तो सपोर्ट लगाने से क्या हो जाएगा, वो 4 गुना लोड ले पाएगा। अगर कोई आपका ये ऐसा कॉलम है उस पर हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरीके से बन रहा है, और अगर मैंने लूप में क्या लगा, बीच में सपोर्ट लगा दी, तो 2 लूप बन गए। जब सपोर्ट लगा दी तो इसका मतलब है वही कॉलम 4 गुना लोड आपका वियर कर सकता है। कई बार पूछा गया फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद है रैंकाइन हाइपोथेसिस थ्योरी, जो कि बेस्ड है ऑन ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल हिंदी बोलते हैं भंगुरता। ठीक है, और ये ओनली फॉर वियर डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड का मतलब है कि ये आपका कॉलम है और डायरेक्टली मैंने इस पर लोड अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। ये हमेशा दो चीज के यूज, वेरी शॉर्ट कॉलम एंड वेरी लॉन्ग कॉलम, ये दोनों के लिए होता है। रैंकाइन हाइपोथेसिस है PR सिग्मा C इंटू A, सिग्मा मतलब स्ट्रेस। ठीक है, 1 प्लस A इफेक्टिव लेंथ अपॉन A का स्क्वायर। A जो है वो रैंकाइन कांस्टेंट है, सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E। ठीक है, तो इसमें ये सारी वैल्यू जो है, बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे हैं कि बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। 2 नंबर का लाजमी आता है या 1 नंबर का। इसमें जो शॉर्टकट बताया था BOB का वो याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। ठीक है, बाकी छोटी छोटी चीज है बस, इसमें से रैंकाइन किस पर बेस्ड है और वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट कॉलम, बस इसके अलावा कुछ मत याद रखिएगा, आपका काम इतने में हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं, बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप लोग कॉल करके या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।